नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका। मैं आचार्य अनूप त्रिपाठी और आप देख रहे हैं ज्योतिष एवं वैदिक ज्ञान। मित्रों, आप सभी को सबसे पहले नव संवत्सर 2081 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये नया साल, नया वर्ष हिंदुओं का आप सबके लिए मंगलमय हो और आप सबके लिए एक नई ऊंचाई, एक नया ऊर्जा लेकर के आए, ऐसी हमारी प्रभु से कामना है। मित्रों, ये जो चैत्र का महीना है, ये चैत्र का महीना शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि दिन रविवार, इसी दिन ही ब्रह्मा ने सृष्टि को रचा था और यह सृष्टि लगभग आज से 1,95,58,85,125 वर्ष पूर्व रची गई थी। और तब से ही इसीलिए चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा तिथि माता शक्ति के आवाहन के सहित, उनकी ऊर्जा के सहित हम नए वर्ष का आगाह करते हैं और आगमन करते हैं। हम नया वर्ष प्रारंभ करते हैं और मनाते हैं। हमारा नया वर्ष रात्रि के 12 बजे नहीं, बल्कि सूर्य की सबसे पहली किरण के साथ प्रारंभ होता है। हमारा जो नया वर्ष है मित्रों, हिंदुओं का, यह नया वर्ष सिर्फ हम सब लोग बताते हैं ऐसा नहीं है, हम सब हिंदू इसको मानते हैं ऐसा नहीं है। यह नया वर्ष मानो पूरी सृष्टि मानती है ऐसा है। चाहे वो किसान की खेती और उसका अनाज उसके घर में पहुंचने की प्रसन्नता हो, चाहे व्यापार करने की और व्यापार का लेखा जोखा और नए व्यापार की शुरुआत हो, ये सब कुछ चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा तिथि से ही प्रारंभ हो जाता है। और सृष्टि अगर देखा जाए, प्रकृति को देखा जाए, तो ऐसा लगता है कि सच में नए वर्ष की शुरुआत हो गई है, हो चुकी है। तो मित्रों, इसीलिए हमारा नया वर्ष जो है वो इसीलिए चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से माना जाता है, क्योंकि ब्रह्मा ने इसी दिन ही सृष्टि का निर्माण किया था। चैत्र मासे जगत ब्रह्मा ससर्ज प्रथमे हनि, ऐसा शास्त्रों का सिद्धांत है। मित्रों, नए वर्ष के प्रारंभ में ही हमें मन में बड़ी जिज्ञासाएं होती हैं कि इस वर्ष का राजा कौन होगा, इस वर्ष का मंत्री कौन होगा, इस वर्ष का फलेश कौन होगा, मेघेश कौन होगा, धान्येश कौन होगा, सस्येश कौन होगा। और ये जो संवत्सर है, ये नया वर्ष है, नया साल है, हम सब के लिए क्या शुभाशुभ प्रभाव लेकर के आने वाला है। ये नया साल किस रूप में हम सबको देखने को मिलेगा, क्या हमारे साथ घटेगा इस नए साल में, नए वर्ष में। और यह प्रथा बहुत प्राचीन चली आ रही है कि जैसे ही शुक्ल पक्ष, चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि आती है, तो हम अपने गुरु ब्राह्मण ज्योतिषियों के पास जा कर के नए वर्ष के बारे में जानकारी एकत्रित करते हैं कि हमारे लिए यह नया साल कैसे रहने वाला है। तो इसी संदर्भ में आज हम आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी बताने वाले हैं। मित्रों, इस जो संवत्सर की बात कर रहे हैं, जो 24-25 संवत्सर की बात कर रहे हैं, जो ये संवत्सर 2081 की बात कर रहे हैं, इसका नाम होगा काल युक्त संवत्सर। मित्रों, यह जो काल युक्त संवत्सर है, इस संवत्सर में प्रमुख रूप से 4 ग्रहण हमें देखने को मिलेंगे, जो 2 सूर्य होंगे और 2 चंद्र ग्रहण होंगे। जिसमें से एक सूर्य ग्रहण और एक चंद्र ग्रहण हमारे यहाँ घटित नहीं होगा, एक सूर्य ग्रहण और एक चंद्र ग्रहण ही घटित होगा। मित्रों, हमने पूर्व काल में बताया था कि इस वर्ष का राजा कौन है, मंत्री कौन है, फलेश कौन है, धान्येश कौन है, धनेश कौन है, इसके अनुसार ही पूरा वर्ष बीतता है। जैसा उसका स्वामी रहेगा वैसे उसका फल रहेगा। तो पहले हम आपको बता देते हैं कि इस नए वर्ष संवत्सर में क्या क्या रहने वाला है, जो हम बताने वाले हैं, और उसके साथ में फिर इसके बाद हम बताएंगे उसका शुभाशुभ फल क्या रहने वाला है। तो मित्रों, सबसे पहले बात करते हैं राजा की। तो ये जो नया संवत्सर, कालयुक्त संवत्सर संवत्सर 2081 है, इसका राजा जो है वो मंगल है, मंत्री शनि है, सस्येश भौम है, धान्येश सूर्य है, मेघेश शुक्र है, रसेश गुरु है, नीरशेष भौम है, फलेश शुक्र है और
धनेश चंद्र है। जो मेघ का नाम है इस संवत्सर में उसका आवर्त नाम है जो कि अशुभ है। ये अतिवृष्टि और अनावृष्टि कराने वाला होता है। जो रोहिणी का निवास है वो तट पर है और यह शुभ है। जो समय निवास है वो रजक गृह में है जो कि शुभ है। और वाहन इस संवत्सर का है मृग जो कि शुभ है। मित्रों, इसके साथ में अब राजा, मंत्री और अन्य जो हमने जानकारी दी वो आपके लिए क्या शुभ रहेंगी क्या अशुभ रहेंगी इसकी भी जानकारी दे देते हैं। अगली चर्चा में हम आपको बताएंगे आपकी राशि के अनुसार यह नया साल, नया वर्ष कैसे रहने वाला है। तो मित्रों, चलिए जानते हैं इस संवत्सर के सबसे महत्वपूर्ण अंग इस वर्ष हमारे को कैसे शुभाशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे हमें, तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो मित्रों, सबसे पहले बात करते हैं कालयुक्त संवत्सर के स्वामी के बारे में। तो ये जो कालयुक्त संवत्सर का स्वामी है वो केतु है। और इस जब केतु स्वामी होता है किसी भी संवत्सर का तो वर्षा थोड़ी होती है, कई बार कई जगह वर्षा बहुत ज़्यादा हो जाती है और प्रकृति में अचानक परिवर्तन आते रहते हैं। व्यापार में काफ़ी गिरावट रहती है, राजाओं में मतभेद रहता है और धान्य संग्रह करना उपयुक्त रहता, सही रहता है। जो भी अनाज संग्रह करना चाहते हैं या अनाज संग्रह करने का जिनका व्यापार है वे इस वर्ष अनाज संग्रह जरूर करें, इनको जरूर लाभ होने वाला है। इसके साथ में उत्पात और तनाव की परिस्थितियां भी बनती हैं केतु जब संवत्सर का मालिक होता है। अब बात करते हैं राजा की। तो राजा जैसा कि हमने बताया भौम है, तो इसमें अग्नि कांड इत्यादि देखने को मिलते रहते हैं, बिजली से संबंधित घटनाएं घटती रहती हैं और जनहानि, एक्सीडेंट आदि कुछ ज़्यादा ही प्रखर रूप से हमें देखने को सुनने को मिलते रहते हैं। राष्ट्रों में कई बार तनातनी रहती है, सूखा, महंगाई से मार होती है और आय व्यय में बहुत ही अस्थिरता रहती है। मित्रों, जो मंत्री है वो शनि है, तो मंत्री शनि होने के कारण धन की कमी, अधिकारी उद्दंड होना, भ्रष्टाचार का बढ़ना, घूस इत्यादि का बोलबाला होना, भ्रष्टाचार जैसा कि हमने बताया, जमीन का लाभ और व्यापार उन्नति का संयोग बनाता है शनि। तो जो जमीन का लाभ है, जो जमीन से संबंधित कार्य करते हैं उनके लिए भी नया साल अच्छा रहने वाला है। मित्रों, जो सशेष मंगल है उसका फल है जगत व्याधि, ऐसी बीमारी जिससे पूरा जगत परेशान हो और बहुआयत में कई लोग उससे प्रभावित हों, ऐसा सशेष मंगल होने के कारण होगा। इसके साथ में अनाज महंगे होंगे और इसीलिए अनाज का संग्रह करना अच्छा रहेगा। धानेश जो है वो रवि है, इसलिए अनाज की कई बार कमी होगी देखने को मिलेगी और कहीं अधिकता भी होगी और कहीं पानी की कमी होगी और कहीं पानी की भी अधिकता देखने को मिलेगी। पानी से मतलब वर्षा का है। यहाँ जो मेघेश शुक्र है वो जनता को सुख और कृषि में उन्नति देने वाला है, कपड़ा व्यापार में उन्नति देने वाला है, दावा से जुड़े संबंधित लोगों के लिए बहुत शुभ रहने वाला है। मित्रों, इसके बाद में रशेष जो है वो गुरु है, शारीरिक सुख, धर्मोन्नति, कार्य और वाहन आदि का लाभ विशेष रूप से देखने को मिलेंगे और ये शुभ ही है। नीरशेष जो है वो भौम है, तो लाल सामग्रियों में मुनाफा, आयात निर्यात में बढ़ोतरी, नए नियमों की संभावनाएं देखने को मिलेंगी। मित्रों, जो फलेश है वो शुक्र है, तो खेती, कृषि कार्य से जुड़े व्यक्तियों को बहुत विशेष लाभ देखने को मिलेगा। दूध आदि का व्यापार करने वाले या जैसे होटल या खाद्य सामग्री या किसी भी प्रकार का पकवान या कुछ भी होटल या खाने से संबंधित कार्य व्यापार करने वाले व्यक्तियों के लिए यह वर्ष बहुत अच्छा रहने वाला है। फैशन से संबंधित व्यक्तियों के लिए भी यह बहुत अच्छा रहने वाला है और धर्म कार्य इस वर्ष बहुत ज़्यादा होने वाले हैं, तो धर्म से संबंधित और धर्म से जुड़े लोगों के लिए भी ये नया वर्ष बहुत अच्छा रहने वाला है। मित्रों, इसके साथ में जो धनेश है वो चंद्र है और चंद्र जब धनेश हो जाता है तो क्रय विक्रय में लाभ देता है, भावों में अस्थिरता पैदा करता है। कभी कोई सामग्री बहुत जल्दी
सस्ती हो जाती है तो कभी बहुत महंगी हो जाती है। शेयर मार्केट से संबंधित लोगों को सावधान रहना चाहिए, क्योंकि शेयर मार्केट का इस वर्ष लेखा जोखा लगा पाना बहुत मुश्किल रहने वाला है। चांदी के व्यापार में उन्नति देखने को मिलेगी और जो रत्न आदि का कार्य करते हैं उनके लिए भी यह वर्ष शुभ रहने वाला है। तो मित्रों, इस प्रकार से इस नए वर्ष का शुभाशुभ प्रभाव हमने आपको बताया। सामान्यतः अगर देखा जाए तो अच्छा ही है। अब हम आपको अगली चर्चा में बताएंगे कि आपकी राशि के अनुसार यह वर्ष आपका कैसे रहने वाला है। तो मित्रों, आज आशा करते हैं कि आपको जानकारी समझ में आई होगी। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही, आगे फिर उपस्थित होते हैं आपके सामने एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप सभी को एक बार फिर से नव संवत्सर नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।